दोस्तों स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मैथ पर। हमने पिछली क्लास में किया था सारणी की सहायता से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। आज हम करेंगे सारणी की सहायता से तीन चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। ये जो आपके सामने टॉपिक दिया गया है वो करेंगे हम सारणी की सहायता से। तो आपको तीन समीकरण दी गई है, जिस प्रकार हमने पिछले टाइप में दो समीकरण दी गई थी। ये फर्स्ट, बस इसमें तीन जो निर्देशांक दिए गए हैं वो है, अब ये लगा है गलत, और ये D1। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड इसी प्रकार A2x B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D1 D2। इसी प्रकार A3x B3y C3z एंड D3। आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 सामने बोर्ड पर बता दी गई। अब आपको बताना है यहाँ पर जो हमने पिछले प्रकार किया था डेल, आपको यहाँ पर z भी दिया गया है तो आपको डेल 3 भी निकालना पड़ेगा, यानी डेल 1, डेल 2 और डेल 3। अब ये बात याद रख ले कि ये जो है वो x के संबंध में है, ये y के संबंध में है और ये z के संबंध में होगा। तो जिसके संबंध में होगा उसका आपको अक्सर छोड़ देना है और वो अब आपको बताएंगे। तो डेल सबसे पहले याद करें आप। डेल क्या होगा आपके लिए, ये तीनों जो निर्देशांक दिए गए आपको x, y, z, उनके जो गुणांक होंगे वो होंगे a, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये आपको सामने निर्देशांक दिए गए एक x के, एक्स वाई जेड के, जिससे हमारा डेल्टा बना। अब हम याद करेंगे सेकंड डेल 1। हमने आपको बताया तो डेल 1 किसके संदर्भ में, x के संदर्भ में दिया गया एक सारणिक होगा। इसे हम किस प्रकार याद करेंगे कि x का जो x की जो पूरी होगी उसके x को चर को हटा देंगे बिल्कुल, और हम y z और d पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो d जो होगा x की जगह पर लिखेंगे, यानी d1 d2 d3। इसी प्रकार b1 b2 b3 c1 C2 C3। आपको हर बार 3x3 की मैट्रिक्स लेनी, सारणिक लेनी, 4x4 की ना लेने बेटे, ताकि वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोर्स में भी नहीं है हमारे। डेल 2, अब हमारे लिए डेल 2 है y के संदर्भ में। y के संदर्भ में दिया गया एक सारणिक है वो, तो हम इस y के जो अक्षर होंगे उनमें से d को लगा देंगे और y को पूरी तरीके से हटा देंगे, यानी पूरा हो जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। ये हमारे डेल 2 था y के संदर्भ में। अब हम निकालेंगे डेल 3 किसके संदर्भ में, z के संदर्भ में। तो z को आप हटा देंगे और वहाँ पर d1 d2 d3 को लिख देंगे। तो d का ये रोल है सभी में, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और ये हो जाएगा d1 d2 और d3। ये आपको सभी के मान दिए गए डेल के भी, डेल 1 डेल 2 डेल 3। अब आप डेल हो गया हमारे लिए तीनों का जो गुणांक दिए गए, यानी x, y और z के जो गुणांक थे उनके। डेल 1 था y को हमने x का जो गुणांक था उसे उसकी जगह d1 d2 d3 लिख दिए, बाकी समान रखा हमने। इसी प्रकार हमने y में y को छोड़ दिया, उनकी जगह d1 d2 d3 लिखे, बाकी समान। इसी प्रकार डेल 3 में a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 को चेंज किया हमने उसकी जगह d लिख दिया। तो ये थे हमारे डेल 1 डेल 2 डेल 3 हम तक याद कर चुके हैं। अब हम याद करेंगे x y z के मान। तो हम लिखा देंगे x, ये हो जाएगा डेल 1 बट्टा डेल, भाग सभी में लगना डेल का है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वैल्यू जब आप याद करें तो डेल का ध्यान रखें कि डेल कभी जीरो ना हो। तो डेल था x के संदर्भ में, तो डेल 1 बटा डेल क्या होगा, x का मान होगा। इसी प्रकार y, तो y के संदर्भ में क्या है, डेल 2 बटा डेल, ये हो जाएगा हमारे y का मान। इसी प्रकार z का मान क्या होगा, डेल 3 बटा डेल। ठीक है दोस्तों, हमारे x का मान हो चुका है, y का मान हो चुका है, z का मान हो चुका है। अब हम ये कंडीशन भी लिख देंगे, डेल नेवर यानी कभी वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे होंगे x y z के मान। सारणी की सहायता से किस प्रकार हम याद करेंगे तीन चरों वाली रैखिक समीकरण का हल। हमने तीनों समीकरण लिख दी, हमने डेल 1 याद किया, डेल 2 लिख लिया, डेल 2 डेल 3। उसके पश्चात हमने x
वाई और जेड के सूत्र लिख लिए। तो ये था हमारा एक टाइप, सेकंड टाइप ऑफ सारणी के अनुप्रयोग का। और अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके संबंधित, ताकि आपको ये विधि है वो पूरी तरीके से आ जाए। तो उतार लिया होगा आपने, होपफुली उतार लिया होगा आपने। तो इसका करेंगे हम क्वेश्चन। और दोस्तों इसे क्रेमर नियम भी कहा जाता है। और इसकी जगह आप क्वेश्चन भी लिखे क्रेमर नियम। उस टॉपिक पर भी क्रेमर नियम था लेकिन हम भूल गए थे। तो ये था क्रेमर नियम, या सारणी की सहायता से एक्स वाई जेड का मान निकालना है आपको। दोनों एक ही, यानी सारणी की सहायता से निकाली चाहे क्रेमर नियम, दोनों एक ही है। तो हम निकाले आपको फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 x 3y 2z इज इक्वल टू 1। चिन्हों का आप ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक उतारे इस क्वेश्चन को। काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपको 3 समीकरण उतारनी है। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, 2 एंड 1। अब हम याद करेंगे मान डेल, डेल 2, डेल 3 और डेल 1 के। तो हम सबसे पहले डेल का मान याद करेंगे। तो आपके लिए डेल हो जाएगा 2 1 3, यानी हम जो एक्स वाई जेड के गुणांक होंगे उनको लेंगे। तो -1 3 -2 तो 1 -2 4, ये हो गया हमारे लिए डेल। डेल का सारणी का मान याद करेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर -2 से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो 4 माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सारणी में खोलते समय ध्यान रखें, प्रसार आराम से करें। उसके बाद 1 को 4 से कराएंगे 4, माइनस को 3 से कराएंगे प्लस का 6, यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह में सूत्र में माइनस होता है, इसी प्रकार प्लस। लास्ट 1 को कराएंगे 2 को, -2 को 1 से कराएंगे माइनस के 2, माइनस 3 को 3 से कराएंगे 9 जाएंगे। अब याद रखें दोस्तों, हम क्रेमर नियम की सहायता से करें। तो ये हो गया हमारे लिए, गुणा करा देते हैं इसको 2, ये हो जाएगा 8 प्लस ये 10 हो जाएंगे, इसी प्रकार माइनस के 11। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ये हो जाएगा 16 प्लस 10 माइनस 11, तो जो आपके लिए फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा 26। 26 में से 11 जाएंगे 15 आपके लिए आंसर। तो जो डेल 1 का मान निकला हमारे लिए, डेल का मान निकला वो था 15। अब हम याद करेंगे डेल 1 का मान, यानी अब ये जरूरी नहीं कि जो सभी के डेल 1 का मान 15 आ गया तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान इस प्रकार आए कि उसमें 15 का भाग जाए। भिन्नात्मक भी आपके लिए मान हो सकते हैं एक्स वाई जेड के मान, क्योंकि एक रैखिक समीकरण के मान कुछ भी हो सकते हैं। अब आपको x डेल 1 है x के संदर्भ में, तो x की जो लाइन है उसे छोड़ देना है और उसकी जगह जो नियतांक देखे उनको उतार देना है, यानी 3 1 1। एक बार क्वेश्चन को डबल चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर -1 3 -2 1 -2 4, इसके मान भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे सारणी से। 3 12 हो जाएंगे ये, माइनस के 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 1 को 4 से करेंगे 4 प्लस 2, ये हो गया हमारे लिए सेकंड, और प्लस 1 यहाँ पर इस पंक्ति को, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे, -2 -3, ये हमारे सेकंड। इसे और आगे बढ़ाते हैं, 3 × 8 प्लस 6 माइनस का 5, ये हो जाएगा 24
+6 -5, तो अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। 25 आएगा आपके लिए आंसर, यानी डेल जो 1 का मान निकला वो था 25। अब डेल 2 का मान निकालेंगे हम। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 4 या 5 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। तो डेल 2 हम निकाल रहे हैं वाई, डेल का जो संदर्भ है डेल 2 का वो है वाई के संदर्भ में, तो निकाल रहे हैं वाई, यानी वाई को हटा देंगे। वाई को हटा दिया हमने, तो अब याद रखें 2 1 3, वाई को हटा दिया यानी 3 1 1, और बाकी 1 1 -2 4, ये आपके लिए ले लिया हमने डेल 2। अब हम याद करेंगे इसका मान, तो हमने लिया 2, 1 को 4 से कराए 4, माइनस को 2 से 1 को कराए माइनस का 2, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा -3। -3 के सापेक्ष इस स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो 4 को 1 से कराएंगे 4, और जो माइनस के 2 है उसको 3 से कराएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6। इसी प्रकार जो थर्ड कंपोनेंट है वो होगा +1। अब +1 के सापेक्ष भी हम इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 को 1 से कराएंगे 1, और 1 को 3 से कराएंगे 3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद और आगे चलाते हैं इसको, 2 को आप 6 से गुणा करेंगे 12, -3 को 10 से गुणा करेंगे 30, और माइनस का 2। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके लिए आंसर जो होगा वो होगा प्लस का माइनस का 20। आपके लिए सेकंड आंसर माइनस का 20, माइनस का 30, और इसमें से जाएंगे प्लस के 10, तो माइनस के 20 बचेंगे। तो ये था हमारा सेकंड डेल 2 का मान। अब हम निकालेंगे लास्ट डेल 3 का मान। डेल 3 का मान, डेल 3 निकाल रहे हैं जेड के संदर्भ में, तो हम छोड़ देंगे जेड को, यानी इसकी जगह 3 1 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 3, हो जाएगा -1 3 -2 और 3 1 1। इसके संदर्भ में एक बार फिर सारणी का प्रसार कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ये 3 + 2, 3 को 1 से किया 3, -2 को 1 से किया माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद +1, 1 को 1 से किएंगे 1, 1 को 3 से करेंगे माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो होता है नेगेटिव होता है सूत्र के अंदर। इसी प्रकार 3 को अब करेंगे यहाँ पर 3, -2 को 1 से करेंगे माइनस का 2, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह है, 3 को 3 से कराएंगे माइनस का 9, यह गया हमारे लिए सेकंड। उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे 2 × 5 -2, और प्लस का 3 × 11, ये देखेंगे 63, वहाँ पर 33, और जो सेकंड होंगे ये जाएंगे 10 माइनस का 2 और 33। आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके लिए जो मान होगा वो होगा 41। ये था सेकंड डेल 1, डेल 2, डेल 3, और डेल 3 के मान सभी मान आ चुके हैं। अब हम तो हमने सभी मान ज्ञात कर लिए, यानी डेल ज्ञात किया हमने सबसे पहले 15, डेल 1 25, डेल 2 माइनस का 20, डेल 3 जो था 41। हाँ प्रोसेस देख लो, सभी क्वेश्चन हमारा राइट है, भले 41 आए इसमें 15 भाग नहीं जाएगा। तो हम याद करेंगे हम x y z के मान। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसकी 2 विधियाँ हैं, एक तो सारणिक विधि क्रेमर नियम, और अगला जो है आव्यूह विधि। हम याद करेंगे x का मान पहले तो लिख देते हैं, ये y के लिए होगा डेल 2/डेल, और z के लिए होगा डेल 3/डेल। तीनों को मान लिख देगा आप, डेल 1 25/15, y क्या हो जाएगा माइनस का 20/15, और z क्या हो जाएगा 41/15। तो ये आपके लिए आंसर था। इसका आंसर क्या होगा, इस दोनों को काट लेते हो जाएगा 5/3, ये आपके लिए x का आंसर। और y का आंसर क्या होगा माइनस का 4/3 यहाँ पे ले, और z का मान जो मान निकला 41/15। अगर आपको इस क्वेश्चन की जांच करनी, इन सभी क्वेश्चन को आप कोई भी इक्वेशन में रख दे, वो इक्वेशन संतुष्ट करेगी उसे। तो
तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इन क्वेश्चन के बाद हमारी सेकेंड हेडिंग क्या होगी, आव्यूह विधि से हम दोनों ही दो चरों वाली रैखिक समीकरण और 3 चरों वाली रैखिक समीकरण दोनों का हल प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार हमने सारणी का प्राप्त किया। तो होपफुली आपने उतार लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपके। हम यहाँ पर बैठकर बस आशा कर सकते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। हम पूरी एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए। और अब सेकंड जो टॉपिक है वह है आव्यूह। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल। आपको ये दिए गए आव्यूह विधि से। अब आपको पता चल रहा होगा इसमें सहायता लेनी है किसके, आव्यूह। पिछले में था सारणिक, हमने सहायता ली थी सारणी को खोल कर हमने मान निकाले थे, उसके बाद एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। अब सेकंड है आपके लिए आव्यूह, तो आव्यूह से निकालेंगे। इक्वेशन लिख देता आपके लिए, जो आपकी इक्वेशन दी गई। तो सबसे पहले दो चरों वाली रैखिक समीकरण आपको निकालना है। इसके अंदर दो चरों वाली रैखिक समीकरण एक्स व वाई के मान। सबसे पहले लिख देते हैं ए एक्स वन बी वाई वन बी वाई और सी जेड, ए टू एक्स बी वाई और सी टू। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया है आपके लिए, इसमें 3 चीज़ होगी, ए एक्स और बी। ये 3 चीज़ आपको दी गई है। इसमें आपको किस प्रकार करें कि आपको x की वैल्यू फाउंड करें, इसको जमाएंगे आप। आपके लिए a क्या होगा, a1 a2 b1 b2। x क्या होगा, जो आपको चर निकालना है, कौन कौन से चर, x y। जो b होगा वो आपके लिए हो जाएगा c1 और c2। यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिए गए, आपको अभी उनका निकालना है, क्योंकि दी गई जो समीकरण होगी वो इस प्रकार होगी, ए एक्स बी। आप कीजिएगा ए एक्स बी। अब आपको इसको गुणा कराना है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार गुणा करा सकते हैं, आप इसे ए इनवर्स से गुणा करा सकते हैं। चलिए ए इनवर्स से गुणा कराते हैं दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स से गुणा करा रहे हैं। ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ बी। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी भी समीकरण को या दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कराएं तो ए इनवर्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो सामान्य आव्यूह होगा उसके बाद आएगा। यहाँ पर ए ऑफ ए आयु ए इनवर्स ऑफ ए, आपको पता है इकाई मैट्रिक्स हो जाता है। और इकाई मैट्रिक्स किसी भी आव्यूह का गुणन तत्समक होता है, यानी उसे गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो हमारे लिए आ गया एक्स, ये ए इनवर्स और बी। तो आपको सीधा अगर सामने दिया गया है इस प्रकार के समीकरण, आव्यूह की सहायता से आपको इसका मान निकालना है। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं आप कि ए आव्यूह लिखे, एक्स लिखे, बी लिखे। हमने 3 आव्यूह लिख लिए, उसके बाद एक्स लिखा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा। तो हमने ए के एडजॉइंट याद करना है, यानी एफ आई जे का ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद इसका ए इनवर्स याद करना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ऑफ ए। इस प्रकार आप ए इनवर्स याद करेंगे और उसे बी से गुणा करा देंगे, जो आपके दोनों तरफ समान मैट्रिक्स की परिभाषा लगाकर आपके एक्स व वाई की वैल्यू निकल जाएगी। यह था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए निकाय का हल, वो भी आव्यूह विधि से। अब हम करेंगे सेकंड 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए। अब हम करेंगे 3 चरों वाले रैखिक समीकरण।
समीकरण का हल किस प्रकार होगा वो देखेंगे हम। बिल्कुल इसी प्रकार होगा, आपके लिए वही ए निकलेगा, ए इनवर्स और बी निकलेगा। देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी होगी बस। a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या मान लीजिए d मान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 d2। इसी प्रकार a3x b2y c2 c3z और ये हो जाएगा d3। ये हमने तीनों ही रैखिक समीकरण लिख लिए, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम करेंगे आव्यूह की सहायता से रैखिक समीकरण हल। तो सबसे पहले आव्यूह नंबर ए आव्यूह में कौन आएंगे, सभी जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है उनके गुणनफल, यानी a1 a2 a3। इसी प्रकार b1 b2 b3 हो जाएगा c1 c2 c3। आपके लिए आपने a निकाल लिया। अब आपके पास x, अब आपके पास 3 वेरिएबल है, यानी x है, y है और z। 3 वेरिएबल थे तो हमने निकाल लिया x y z। आप कैपिटल लेके स्मॉल लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और b जो आपको दिया गया वो होगा d1 d2 d3। ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए जो अभी पोजीशन होगी इस प्रकार होगी ax b। ठीक है दोस्तों। अब आप दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करा देंगे, a इनवर्स a x और b, a इनवर्स इंटू b। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार किया। a इनवर्स ऑफ a क्या होगा, a आई हो जाएगा और i इंटू किसी भी आयु का गुणा वही आयु होगा। तो ये 2 तथ्य आप लिख लो अपनी कॉपी में, याद रहेगा आपको। और ये हो जाएगा सिंपल x, हो जाएगा a इनवर्स और b। यानी जो शुरू में हमारा टॉपिक था ए इनवर्स वो यहाँ पर काम आएगा। यानी ए इनवर्स की सहायता से इसे कहा जा सकता है कि ये तीनों समीकरण खेल लोगे। आव्यूह विधि से एक समीकरण का हल। आप पहले समीकरण लिखे, आव्यूह बनाए a x b और हमने a x इसी ये सूत्र याद रखें। आपका फाइनल जो सूत्र होगा वो ये सूत्र है, यानी आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड याद करने ये सूत्र है। अब आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा। होपफुली आपके लिए ये विधि भी बहुत ईजी होगी और समझ में आएगा। अब हम करेंगे आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल। कोई एक एग्जांपल ढूंढते हैं अच्छा से। हमने देख लिया एग्जांपल। और ये करेंगे आव्यूह 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। पहले 2 चर वाली कर लेते हैं, उसके बाद 3 चर वाली करेंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5x माइनस 7y इक्वल टू 7। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ करना आपको आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से x और y के मान बताने हैं। तो बताते हैं x y के मान। यहाँ पर सबसे पहले आप a लिखे, 4 3 -3 -5। आपने ले लिया a, उसके बाद लिखे x y। आप लिखेंगे अब b, हो जाएगा 3, हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, आपने 3 चीज़ें लिख ली। अब आप इनका क्रम में जमा देवे, जो हमारा सूत्र था a इज इक्वल टू x, ये आपके लिए सूत्र है। अब आप इस सूत्र के लिए a इनवर्स के लिए क्या क्या चीज़ें बाकी है वो हम करेंगे। यानी सबसे पहले एफ आई जी याद करेंगे। एफ आई जी हम याद कर रहे हैं, -5 4 का एफ आई जी क्या होगा, -5 और -5 का एफ आई जी क्या होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ चिन्ह पॉजिटिव थे। और अब यहाँ पर -3 यहाँ पर जाकर -3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह विद्यमान है। और -3 वहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे लिए एफ आई जे। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए याद करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा एफ आई जे का ट्रांसपोर्ट। हमें एफ आई जे का ट्रांसपोर्ट लेकर एफ आई जे याद कर लेंगे, तो हमारे लिए ए इनवर्स में काफ़ी लाभदायक होगा।
तो हम ले रहे हैं इसका ट्रांसपोर्ट। तो ये जो 5 और -3 है वो हम देंगे हमारा स्तंभ, और इसी प्रकार जो पंक्ति है वो बन जाएंगे हमारे स्तंभ 3 और 4। यहाँ गया हमारे लिए Fij एडजॉइंट। और अब हम याद करेंगे इसका सारणिक फे। अब सारणिक फे याद करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -3 और 4। क्योंकि जब हमने Fij उतार ली है समीकरण है वो ये है 4 -3 5 3। 4 को आप 5 -20 से करेंगे, यहाँ पर -20 और +9, कि यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह और रेडियस उत्तर का है, और प्लस यहाँ पर माइनस को गुणा कराने पर आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे लिए -11। तो यानी ए इनवर्स विद्यमान है। तो ए इनवर्स क्या होगा आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा मापांक ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे लिए, ये हो जाएगा ये, यानी 5 -5 3 3 4, ये थे माइनस, और इसमें आप लगा देंगे 1/11 माइनस का भाग, यह गया हमारे लिए ए इनवर्स। अब हम याद करेंगे इसको बी से गुणा करा देंगे ताकि हमारे लिए आंसर निकले। अब हम करेंगे एक तरफ x देगा माइनस का 1/11, जो इस तरफ आप लिखे थे वो हो गए 3 और 7, और ये हमारे लिए जो आव्यू था वो -5 -3 3 और 4। अब आप इसे गुणा करा देंगे ताकि और सरलता से आपके इसके सामने आए आंसर। जितना आप करे जाएंगे आंसर आपके सामने आता जाएगा। ये आपके लिए 2/2 की, ये आपके लिए 2/1 की, ये भी आपके लिए 2/1 की है, और ये भी 2/1 की है। तो समान मैट्रिक्स की परिभाषा तभी लगेगी जब ये भी 2/1 की होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, और जो सारणिक यानी मैट्रिक्स आएगी वो 2/1 की होगी। अब -3 को 5 को 3 से कराएंगे, +3 को 7 से कराएंगे, ये अभी हमारे फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड होगा, -3 को 3 से कराएंगे, -3 × 3 +4 × 70, ये हो जाएगा 28। तो अब इसे और आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 1/11 माइनस का चिन्ह, कैलकुलेट ग्राफ 15 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ये भी प्लस के। और इसी प्रकार -9 में से 27 जाएंगे, 28 जाएंगे, तो बचेंगे 19, ये बचेंगे प्लस के। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे गुणा करा लेते हैं अंदर, स्टेप बाय स्टेप आंसर आता जा रहा है। ये हो जाएगा x y, आप 11 को इससे गुणा कराए, चिन्ह समेत करा ले, ये हो जाएगा 6/11 माइनस का 11/19। ये आपके लिए x और y का आंसर क्या होगा, समान मैट्रिक्स की परिभाषा लगाने पर x जो होगा आपके लिए वो होगा -11। इसी प्रकार y जो होगा आपके लिए वो हो जाएगा 19/11। आपके दोनों ही आंसर आ चुके हैं। अब आप एक बार इसकी प्रोसेस देख ले। प्रोसेस क्या थी हमारी, इस तरफ हमने सबसे पहले समीकरण लिखी, दोनों रेखा समीकरण लिखने के बाद ये थी हमारी समीकरण, और इसी के पश्चात हमने सबसे पहले तीनों अवयव अलग लिखा, यानी एक को अलग लिखा x और b को अलग लिखा। तीनों अवयव लिखने के पश्चात हमने इस जो सूत्र था हमारा x = a इनवर्स ऑफ b, हमने ए अवयव का हमारे जो ए अवयव था उसका ए इनवर्स ज्ञात किया, और ए इनवर्स के पश्चात से सामान्य तौर पर बी मैट्रिक्स से गुणा कराते हैं। बी मैट्रिक्स से गुणा कराने पर जो हमारा आंसर होगा वो था 6/11 और 19/11। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अवयव विधि से रैखिक समीकरण। तो दोस्तों आपकी जो व्युत्क्रम अवयव थी उसकी जो सारणिक उसकी जो थ्योरी थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 5.1 5.2। तो अगर आपकी हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।